देखो कल जैसे कल की क्लास में हमने आनंद के सिद्धांत तक जो है वो हमने कर लिया था, जिसमें एक शिक्षक को चाहिए होता है कि वो बच्चों को इस तरह से सिखाए कि बच्चे जो है उसको सीखने से वो उनको आनंद की अनुभूति हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत का क्या मतलब है, जैसे किसी भी चीज का अगर अपन अभ्यास करते हैं बार बार तो वो क्या होती है हमारे दिमाग में जो बहुत अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है, ये तो हो गया कि अपन खुद अभ्यास करते हैं, लेकिन एक टीचर जो होता है वो बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि एक कक्षा के अंदर जो होते हैं वो सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं। सभी की जो बुद्धि लब्धि या मानसिक जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। कोई तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बिल्कुल सामान्य होते हैं, कोई बहुत ज्यादा कम बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो किसी को तो एक बार समझाने से ही समझ आ जाता है, किसी को 2 बार समझाने पर ठीक है समझ में आ गया, लेकिन कईयों को तो 3-4 बार समझा दो तब भी कहेंगे कि हमें तो समझ में आया ही नहीं। ठीक है, तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसको 2 या 3 बार उसको जो है वो बताए, जिससे कि बच्चों में क्या हो जाए, वो अच्छे से उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो होता है जैसे कि एक कक्ष में सभी बालक समान बुद्धि लब्धि के नहीं होते, ये हमें पता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जैसे इसलिए हमें एक से अधिक बार बताने की आवश्यकता होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का यानी कि फ्लेक्सिबल, कोई भी चीज खींचो वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, या टूटे नहीं, तो वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तो एक टीचर के अंदर जो होता है एक फ्लेक्सिबल का गुण होना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चा कितनी भी बार पूछे तो ये नहीं है कि बाद में वो चिढ़कर बोलना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता ना कि चाहे वो 2 बार पूछे 3 बार पूछे तो उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ भी जाएगा ना तो भी वो मतलब उसको अलग तरह से क्वेश्चन को लेकर आएंगे कि हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा, ये ऐसे हो जाता तो, ये ऐसे कर लेते तो, मतलब किसी ना किसी तरह से टीचर को परेशान करने वाले बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो उनसे परेशान ना होकर जो है वो उनका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। लोचशीलता से अभिप्राय लगाया जाता है कि एक शिक्षक को सदैव उच्चतम यानी कि हाई स्तर से एवं निम्न स्तर की कठिनाई का ध्यान रखते हुए, ठीक है, जैसे क्या है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो क्या है नए नए शब्द सुनना पसंद करेंगे, उनको बिल्कुल बिल्कुल सरल सरल कराएंगे ना तो वो कहेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये क्यों बता रहे हैं हमें। ठीक है, कुछ क्लास के अंदर 1% बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए और कठिन कठिन शब्द, ये शब्द तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। और कुछ जो होते हैं जिन्होंने ये शब्द नहीं सुने होते उनके लिए बिल्कुल नए होते हैं। ठीक है, कुछ बिल्कुल निम्न बुद्धि के बच्चे होते हैं तो उनको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो उनके लिए बिल्कुल नए होते हैं, तो उनको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्लास में बताया जाता है ना कि एक शब्द के 2-3 अर्थ बताए जाते हैं, तो जिसको जो पसंद होता है वो इसको याद कर लेता है। तो वो क्या है, एक टीचर को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए एक नए शब्द का प्रयोग करे, और इसके अलावा जो अन्य सामान्य बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो है वो थोड़े सरल शब्दों का यूज करे ताकि उनको समझ में आ जाए, मतलब सबको एक साथ लेकर चले। ठीक है, तो स्तर की कठिनाई का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए तथा कक्षा की सभी श्रेणी के बालकों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। फिर आती है शिक्षण विधियां। हमने शिक्षण सिद्धांत कर लिए हैं, उसके बाद शिक्षण विधियां आती हैं। शिक्षण विधियां क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम एक टीचर पढ़ाता है तो वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग करता है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं जो यूज ली जाती हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को क्या करे, वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनको सिखा सके। तो शिक्षण विधि वह साधन होती है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक पहुंचाता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करता है। इसका मतलब ये कि जो भी विधि वो प्रयोग कर रहा है उससे क्या करेंगे, उसका विवेकपूर्ण या अच्छे से मतलब प्रयोग कर जो है बच्चों को बताएंगे, हर एक चीज का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, नई नई टेक्निक यूज कर जो है या बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बोर्ड का यूज कर जो है बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो सीख जाएंगे और उनके उद्देश्य जो होता है, उनका लक्ष्य जो होता है उसकी पूर्ति में सहयोग करती है। एक तो होता है देखो उद्देश्य, एक होता है लक्ष्य, दोनों में फर्क होता है। उद्देश्य क्या होता है, जो आज की क्लास में हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये जो चैप्टर है वो पूरा करना है। ठीक है, वो उद्देश्य हम क्यों कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, लक्ष्य क्या है हमारा, टीचर बनना। आज का उद्देश्य क्या है, हमने पेडागोजी पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा फर्क है। फिर इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शिक्षण विधि का क्या कार्य है, या शिक्षण विधि का कार्य है विषय को सरल बनाना,
शिक्षक को सफल बनाना, परिणाम प्रदान करना और शिक्षण को गति देना। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है शिक्षण विधि का कार्य है। शिक्षण विधि का कार्य क्या होता है? इसके कार्य तो बहुत सारे होते हैं। सरल बनाना भी होता है, शिक्षण को सफल बनाना भी होता है और परिणाम प्रदान करना भी होता है और शिक्षण को गति देना भी होता है। अब ये गति देना क्यों होता है? गति देना इसलिए होता है क्योंकि अपन कोई भी काम कर रहे हैं शिक्षण विधि के द्वारा अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, उस लेसन को या उस विषय को क्या कर रहे हैं, गति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ वैज्ञानिक है, एक बाइनिंग है, बाइनिंग के अनुसार क्या है, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर क्या आ जाता है, शिक्षण को गति देना। ठीक है, सरल बनाना भी है, सफल बनाना भी है और परिणाम प्रदान करना भी है। ये सारे काम ही है विधि के, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहले आंसर कौन सा आता है, ये वाला आता है। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। इसका आंसर होता है शिक्षण को गति प्रदान करना, शिक्षण आगे आगे बढ़ सके। ठीक है, उसीलिए तो हम विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आए। उससे क्या मिलेगी, शिक्षण को गति मिलेगी। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर क्या है, शिक्षण को गति देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को सरल बनाता है, विषय वस्तु को रोचक बनाता है, विषय वस्तु का चयन करता है और विषय वस्तु को संगठित करता है। अब देखो क्वेश्चन हमारा जैसे ये वाला था कि शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को सरल बनाता है, विषय वस्तु को रोचक बनाता है, विषय वस्तु का चयन करता है, विषय वस्तु को संगठित करता है। हमें पता है कि शिक्षण विधि के द्वारा हम विषय वस्तु को क्या बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। रोचक भी बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, और विषय वस्तु का चयन भी करता है। ठीक है, कौन सी विषय वस्तु के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है, वो विषय वस्तु का चयन भी होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर एक संगठित रूप बनाती हैं। ठीक है, कंबाइंड कर चलते हैं ना अपन एक ही विधि को, एक विधि से अपन क्या करेंगे, उसको सरल भी बनाएंगे, रोचक भी बनाएंगे, चयन भी करेंगे, बच्चों को समझ भी जल्दी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या होती हैं, विषय वस्तु को संगठित करती है। इसी वजह से क्या है, शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक क्या करता है, विषय वस्तु को संगठित करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब देखो जैसे जॉन डीवी है, उन्होंने एक वाक्य बताया है। अब जैसे जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षण विधि या पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर क्या प्राप्त करते हैं, निष्कर्ष यानी कि परिणाम प्राप्त करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक पूर्ति करता है। शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक पूर्ति करता है उद्देश्य की, लक्ष्य की, उद्देश्य एवं लक्ष्य की या उक्त सभी। तो देखो उद्देश्य की, लक्ष्य की, उद्देश्य एवं लक्ष्य की, उक्त सभी। तो देखो दो ऑप्शन जो नीचे वाले जो है ना सी और डी, ये तो ऑटोमेटिकली सीधे कट होते क्योंकि उक्त सभी कहता है। तो ये तीनों जैसे तीनों में क्या है, दूसरे वाले में भी उद्देश्य एवं लक्ष्य ही दे रखा है, तो ये तो दोनों वैसे ही नहीं आएंगे, ना तो उद्देश्य एवं लक्ष्य आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, और ना ही उक्त सभी आएगा क्योंकि ऊपर तो अलग अलग दे दिया, सी में इकट्ठा दे दिया और फिर उक्त सभी दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में आते हैं, कंप्यूटर में भी आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ऊपर तो दो अलग अलग ऑप्शन दे दिए, नीचे उन्हीं का कंबाइंड दे दिया और फिर दे दिया उक्त सभी। तो वो नीचे वाले जो दो होंगे ना, वो दोनों क्रॉस होंगे, आंसर आपका ए या बी में से ही होगा। देखो अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक पूर्ति करता है। शिक्षण विधि क्या करेगा, वो हर एक विषय के लिए, हर एक टॉपिक के लिए अपन अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। हर एक विधि का प्रयोग किया एक टॉपिक के लिए, तो वो उस समय क्या करेगा, उद्देश्य की पूर्ति करेगा या लक्ष्य की, उद्देश्य की पूर्ति करेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि उद्देश्य और लक्ष्य दोनों अलग अलग है। उद्देश्य क्या है, जो आज हमारा आज का टारगेट है कि हमें ये पूरा करना है, ये हमारा उद्देश्य है। और गोल क्या होता है, हमें उस गोल तक पहुंचना है, आपको टीचर बनना है, वो आपका लक्ष्य है। आज आपको टॉपिक जो समझ आ रहा है वो आपका क्या है, उद्देश्य है। इसका मतलब जो आज हमने शिक्षण विधि यूज करी है उसके द्वारा हमारा क्या पूरा होना चाहिए, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, उद्देश्य। देखो फिर डॉक्टर सुरेश सक्सेना है, उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करना यानी कि भेजता है। ठीक है, वह
उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। यानी कि जो उद्देश्य आज बच्चा लेकर आया है कि मुझे आज क्लास में ये सीखना है, और टीचर भी एक उद्देश्य लेकर आया कि मुझे आज बालकों को इस शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को आज ये सिखाना है, तो वो उसका उद्देश्य है शिक्षक का, और बालक का उद्देश्य है कि उसे ये चीज सीखनी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य की पूर्ति होती है, शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक की पूर्ति करता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए बालकों के स्तर अनुसार, यानी कि उनका जो स्तर है निम्न स्तर के हैं, उच्च स्तर के हैं, या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मंद बुद्धि के हैं, तो वो हो गए उनके स्तर। फिर है विषय की कठिनता के अनुसार, यानी कि विषय बहुत ही टफ हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें विषय वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों की बुद्धि अनुसार। ठीक है, बालकों की जो बुद्धि है उसके अनुसार हमें शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे किस तरह से जो किसकी कितनी बुद्धि है उसके अनुसार प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ है स्वयं के विवेका अनुसार, यानी कि खुद का दिमाग लगाकर खुद की मर्जी से जो है वो उस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर देखो, जैसे शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए बालकों के स्तरानुसार, विषय की कठिनता के अनुसार, बालकों की बुद्धि अनुसार और स्वयं के विवेकानुसार। स्तर के अनुसार जो है शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बालक का स्तर अलग अलग होगा, तो अलग अलग विधियों का प्रयोग हम क्लास के अंदर नहीं कर सकते, एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विषय की कठिनता भी होती है और सरलता भी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी विधि का चयन नहीं किया जाता। इनके अकॉर्डिंग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग होते हैं। लोचशीलता का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, जो हर बच्चों को लेकर चलता है। विधियों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाता। बालकों की बुद्धि के अनुसार भी नहीं किया जाता, बुद्धि अनुसार और स्तर अनुसार तो वो तो एक ही चीज हो गई है। फिर है स्वयं के विवेकानुसार, टीचर जो होगा वो अपने खुद के विवेक के अनुसार जो है वो उसको चयन करेगा। जैसे श्रीमती कोचर के अनुसार क्या है, जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी तरह से एक शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह उसके विवेक पर निर्भर है कि कब कौन सी विधि को अपनाएगा। ठीक है, कि कब कौन सी विधि जो है मुझे यूज लेनी है। जैसे आपकी क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, जब तक उसको लगा कि मेरे बोलने से बच्चों को समझ में आ रहा है तब तक ठीक है। जब उसको लगा कि अब मुझे बोर्ड का यूज करना है तो वो बोर्ड का यूज करेगा। जब उसे लगेगा कि हाँ अब मुझे कंप्यूटर का यूज करना है, वो कंप्यूटर का यूज करेगा। तो वो क्या हो गया, स्वयं के विवेक के अनुसार हो गया। जहां कहीं डायग्राम आया तो बच्चों को डायग्राम दिखाकर जो उनको समझाया। विधि चेंज हुई या नहीं हुई, तो वो उसके स्वयं के विवेक के अनुसार होती है टीचर की, कि अब बच्चों को इस चीज से समझ में आएगा, अब बच्चों को इस चीज से समझ में आएगा। ठीक है।